हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में जानेंगे दोस्तों, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, भाग 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यही अगर संविधान की आत्मा बोला जाएगा तो किसको बोला जाता है दोस्तों? इसी को बोला जाता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपका दोस्तों राष्ट्र प्रधानमंत्री, जितने भी संघ से रिलेटेड जितने भी हैं दोस्तों, वो सब आते हैं। चुनाव आयोग वगैरह सब इसी में ही आते हैं। तो इसकी चर्चा कितने से कितने अनुच्छेद की चर्चा है दोस्तों? भाग 5 में किस चीज़ की चर्चा है? संघ की। संघ मतलब यूनियन, मतलब देश की चर्चा है दोस्तों, देश की। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री हो गया, आपका राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट, ये सब जितने भी आते हैं दोस्तों, ये संघ में ही सब आ जाते हैं। ये सब भाग 5 में ही आते हैं। और कितना से कितना अनुच्छेद में इसकी चर्चा है दोस्तों? अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान की आत्मा कहा जाता है। भाग 5 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 52 से 151 तक इसकी चर्चा है दोस्तों। लेकिन अलग अलग कैटेगरी में, राष्ट्रपति भी हमको इसी में पढ़ना है, उपराष्ट्रपति भी पढ़ना है, प्रधानमंत्री भी पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आ गया दोस्तों संघ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बारे में, कि भारतपति का राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है, कौन राष्ट्रपति बन सकता है, आम आदमी राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं, ये सब के बारे में सब कुछ आज हम लोग जानेंगे दोस्तों। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की चर्चा कितना से कितना अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक। कहीं कहीं 62 भी दिया रहता है, तो दोस्तों आप 62 मान लीजिए, 62 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक। आइए इसके बारे में देखिए दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, वो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। और ये क्या होता है दोस्तों? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों का प्रमुख होता है कौन? हमारा राष्ट्रपति। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया। देखिए, राष्ट्रपति की चर्चा कितना से कितना अनुच्छेद तक है दोस्तों? 52 से लेकर के 62 तक। अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, 53 में क्या कहा गया है, 54 में क्या कहा गया है, इस सब के बारे में हम लोग बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए, इसका एक ट्रिक है दोस्तों, ये आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। देखिए, भारत में यहाँ प लिखा है दोस्तों, प से क्या हो गया? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिएगा, इसके बारे में चर्चा है। उसके बाद ये 53 में क्या कहा गया दोस्तों? का से क्या हो गया? कार्यपालिका प्रधान। ये कार्यपालिका का प्रधान होता है दोस्तों, कोई भी कुछ भी काम होता है देश में तो वो बिना राष्ट्रपति का सिग्नेचर के, बिना राष्ट्रपति का साइन का, उसका हस्ताक्षर का कोई भी चीज़ लागू नहीं हो सकता है। हाँ, पास संसद में होती है, लेकिन आखिरी में कहाँ जाती है? वो राष्ट्रपति के पास जाती है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति का सिग्नेचर का कोई भी चीज़ देश में लागू नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री कितना भी बड़ा पद है दोस्तों, लेकिन वो राष्ट्रपति से नीचे ही है। देश का सर्वोच्च नागरिक यही होता है दोस्तों, और सर्वोच्च पद भी भारत का ये राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये कार्यपालिका का प्रधान होता है दोस्तों, औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, औपचारिक प्रधान सिर्फ नाम मात्र के लिए, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देखते हैं सब कुछ फैसला वगैरह प्रधानमंत्री ही लेते हैं, लेकिन साइन करवाने के लिए किसके पास जाते हैं? राष्ट्रपति के पास। उसके बाद 54 में क्या कहा गया दोस्तों? निर्वाचन। नी से क्या हो गया? निर्वाचन की चर्चा है। निर्वाचन के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? कौन से लोग उसको राष्ट्रपति को चुनते हैं और किस किस हिसाब से उसको चुना जाता है, उसका निर्वाचन की चर्चा है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में क्या है दोस्तों? इसकी कोटा की चर्चा है। मतलब एक कोटा सिस्टम है कि जानते हैं कि रिजर्वेशन वाला में जैसे होता है ना कोटा, ये कोटा, वो कोटा, जैसे SC ST का कोटा होता है, OBC का कोटा होता है, इसी तरह राष्ट्रपति का दोस्तों कोटा होता है कि मतलब उतना वोट उसको लाना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति के लिए जितना वोट का कोटा तय किया गया है दोस्तों, उतना वोट उसको लाना ही पड़ेगा। तो को से क्या हो गया? कोटा। उसके बाद 56 में क्या कहा गया दोस्तों? का से क्या हो गया? कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और दू से क्या हो गया? दोबारा निर्वाचन। उनको दोबारा निर्वाचन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 57 में। और वाई से 58 में क्या कहा गया दोस्तों? योग्यता। यो से क्या हो गया? योग्यता की चर्चा है कि कौन कौन से योग्यता चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। उसके बाद
अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया है दोस्तों, दशा की चर्चा है इसकी, मतलब कौन सा दशा में राष्ट्रपति बन सकता है, पागल उगल है तो सबको हम लोग राष्ट्रपति नहीं बना सकते, मतलब उसकी अच्छी दशा होनी चाहिए, ये सब के बारे में चर्चा है। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों क्या क्या दशा होनी चाहिए राष्ट्रपति की। तो यहाँ पे 59 में क्या है दोस्तों, दशा में, और 100 से 60 में, अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति का शपथ की चर्चा है, राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। उसके बाद 61 में इसको महाभियोग है दोस्तों, महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा, किस प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। कि ऐसे ही किसी को राष्ट्रपति बना के ऐसे ही नहीं हटा सकते, उसका भी कुछ प्रक्रिया होता है, तो कौन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, महाभियोग। उसके बाद 62 में परी से याद रखिए दोस्तों, पद जब राष्ट्रपति का रिक्त हो जाता है, खाली कौन कौन दशा में राष्ट्रपति का पद रिक्त कौन कौन दशा में हो सकता है दोस्तों, ठीक है, कि उसको खाली उसका जगह हम लोग कैसे करवा सकते हैं, इसकी चर्चा। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखे हो, उस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। क्या दोस्तों, देखिए पकानी, पकानी कोका दुयो दशम, ये याद रख लीजिए ट्रिक दोस्तों, पकानी कोका दुयो दशम। उसके बाद में परी, ठीक है, ये प से याद रख लीजिए दोस्तों, प से राष्ट्रपति का पद, कानी से याद रखिए, कानी किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसका आंख में कुछ दिखाई नहीं देता उसको कानी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग का उसको जो आंख से नहीं दिखाई देता बोलते हैं ना, काना हो गया क्या, तो वो उसी से याद रख लीजिए कानी, ठीक है। तो कानी से क्या याद रख लीजिए दोस्तों, कार्यपालिका प्रधान, और नी से निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद कोका किसको बोलते हैं दोस्तों, जो बोल नहीं पाता उसको कोका बोलते हैं, गूंगा कोका एक ही चीज हो गया, तो कोका से याद रखिए। देखिए एक कानी थी और एक कोका, एक कहानी से याद रख लीजिए। दुयो है गया, दुयो से कहा गए दोस्तों दोनों, ठीक है, दोनों कहाँ गए, 10वीं देखने के लिए गए, उससे याद रख लीजिए, ठीक है। प से तो याद रख सकते हैं राष्ट्रपति का पद, उसके बाद एक कानी थी और एक कोका था, और दुयो मतलब दोनों कहाँ गए, 10वीं देखने के लिए गए, तो उससे याद रख लीजिए दुयो दशम से, ठीक है। देखिए 52 में प से क्या गया, राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका प्रधान, नी से निर्वाचन, क से कोटा, क से कार्यकाल कितना समय के लिए राष्ट्रपति बनता है दोस्तों। उसके बाद दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यता, द से दशा, स से शपथ, और म से महाभियोग, और प से पद रिक्त होता है। राष्ट्रपति को कौन कौन दशा में पद रिक्त हो सकता है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं दोस्तों, ये राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद है सब, तो ये 52 से लेकर के 62 अनुच्छेद तक आपको पता चल गया होगा। आइए अब इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। हम लोग का कोई भी चीज़ संविधान बनाया गया तो खुद से नहीं बनाया, कहीं से लेकर के बनाया गया। तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब कार्यपालिका प्रधान किसको बोलते हैं दोस्तों, कार्यपालिका प्रधान, जैसे जो भी भारत में कार्य शक्ति होती है, कार्य होते हैं दोस्तों जो भी, तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ब्रिटेन से। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कार्यपालिका प्रधान मतलब एग्जीक्यूटिव का हेड होता है दोस्तों। कुछ भी अगर भारत में कुछ भी चीज़ लागू करना है दोस्तों, कोई भी काम है तो वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान से लड़ाई हो गया दोस्तों, ठीक है, तो राष्ट्रपति, हम लोग का जो प्रधानमंत्री होता है वो तो घोषणा कर देता है, लेकिन सिग्नेचर जब तक राष्ट्रपति नहीं करेगा तब तक वो सेना बढ़ेगी ही नहीं उससे लड़ने के लिए, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री आपातकाल घोषित कर दिया, जब तक से राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक आपातकाल घोषित नहीं होगा दोस्तों। संसद में कुछ बिल पास हो गया दोस्तों, तो जब तक से राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा वो बिल कानून नहीं बनेगा दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों कार्यपालिका प्रधान, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, औपचारिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है। ये कार्यपालिका प्रधान होता है लेकिन औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है, औपचारिक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, औपचारिक प्रधान होता है। लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है दोस्तों, वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया दोस्तों, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। उसके बाद ये दोस्तों निर्वाचन की, राष्ट्रपति को चुनाव कैसे होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है अनुच्छेद 54, ठीक है, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष
रूप से होता है। ठीक है, अब इतना चीज हम बोल दिया, आपको हिंदी में कुछ पता भी नहीं चला होगा। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अब इसके बारे में क्या है दोस्तों, इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। एकल मतलब सिंगल, ठीक है, संक्रमणीय मतलब ट्रांसफरेबल, और अनुपातिक मतलब वोटिंग सिस्टम द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट रूप से होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एकल संक्रमणीय किसको कहते हैं। ठीक है, एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय। देखिए दोस्तों, एकल संक्रमणीय कहते हैं, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी उम्मीदवार जीतता है दोस्तों और जो उम्मीदवार हारता है, तो सबसे कम उम्मीदवार को, जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट पड़ता है उस उम्मीदवार का वोट भी जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसको दे दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एकल संक्रमणीय द्वारा। ठीक है, एकल संक्रमणीय आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार में 2, 3 जितने भी मेंबर खड़े हो गए, मान लीजिए आप, तो जो उम्मीदवार का सबसे कम वोट आया है और जो उम्मीदवार जीता है, तो जो सबसे कम वोट वाला उम्मीदवार है उसका वोट को किस पर ट्रांसफर कर दिया जाता है दोस्तों, जो जीता हुआ है उस पर, ताकि लगेगा कि जीता हुआ को थोड़ा सा बढ़िया से जीता हुआ है, बढ़िया वोट लाया है, ज़्यादा वोट लेकर के आया है। यही हो गया दोस्तों एकल संक्रमणीय। अनुपातिक पद्धति द्वारा क्या होता है दोस्तों, अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक पद्धति मतलब जितने भी वोटिंग देते हैं दोस्तों, वोट देते हैं वहाँ पे, तो सबको वरीयता दी जाती है। जैसे हम लोग किसी चुनाव में वोट देते हैं तो जिस पार्टी को देना रहता है, जिस कैंडिडेट को देना रहता है उसको वोट दे दिए, बस हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्तों। इसमें जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए A, B और C, D, मान लीजिए 4 उम्मीदवार खड़े हो गए राष्ट्रपति का चुनाव में। ठीक है, तो अगर हमको वोट देना है दोस्तों, तो हम किसको देंगे, अनुपातिक, इसको भी वोट देंगे, इसको भी वोट देंगे, इसको भी वोट देंगे और इसको भी वोट देंगे, चारों को वोट देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक को वोट दे दिया और हो गया। राष्ट्रपति का चुनाव में ऐसा सिस्टम नहीं है दोस्तों। अगर कोई 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो वो चारों उम्मीदवार को वोट देना होता है। ठीक है, और हम जिसको वोट देना चाहे, मान लीजिए हम इसको 1 नंबर में रखना चाहते हैं, उसके इसको 2 नंबर में वोट दिए, इसको 3 नंबर में वोट दिए, इसको 4 नंबर में वोट दिए, इस तरह करके वोट दिए मान के चलिए। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा आया, दूसरा वोटर आया, वो अगर इसको 2 नंबर पे वोट देना चाहता है, इसको तीसरा में देना चाहता है, इसको पहला देना चाहता है, इसको दूसरा देना चाहता है, तो अपना हिसाब से आप जिसको वरीयता देंगे दोस्तों उस हिसाब से रखा जाएगा। अनुपातिक पद्धति आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको वरीयता के हिसाब से रखना चाहेंगे। आप अपने टॉप में रखना चाहते हैं, सबसे बेस्ट कैंडिडेट आप जिसको मानते हैं उसको वोट दीजिए, उससे कम जिसको मानते हैं फिर उसको दीजिए, फिर उससे कम जिसको मानते हैं उसको दीजिए। मान लीजिए कोई चौथा आदमी आया, इसको फिर पहला पे रख दिया, इसको दूसरा पे रखा है, इसको चौथा पे रखा, इसको तीसरा पे रखा, इस तरह करके यहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता है। और अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कहने का मतलब आप समझ जाइए, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब समझ जाइए दोस्तों, इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब इसमें कोई जैसे जनता भाग नहीं लेती है दोस्तों, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जैसे हम लोग तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम ही लोग चुनाव करते हैं, क्योंकि जितने भी हो गए दोस्तों इसमें वोट कौन देते हैं, राष्ट्रपति को वोट देते हैं दोस्तों, विधानसभा के मेंबर, विधान लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, वो सब वोट देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो सब को हम ही लोग चुनते हैं, जनता के द्वारा वो सब चुने जाते हैं, और वही लोग जाकर के किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली रूप से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो किसके द्वारा चुना जाता है, इनडायरेक्टली हम ही लोग के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि जिस कैंडिडेट को हम लोग चुनते हैं वही लोग जाकर के वो फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें वोटिंग में जीतता कैसे है, इसमें सब कुछ गिनती होगा। देखिए जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, देखिए यहाँ पे 1 नंबर देखेंगे किसका ज़्यादा, 1, 2, इसका 2 1 मिला है, इसको 2 ठो 1 मिला है। उसके बाद देखेंगे इसको 1 भी 1 नहीं मिला है, इसको 1 मिला है, इसको 1 भी नहीं मिला है। मतलब जीतेगा कौन दोस्तों, ये पहला वाला कैंडिडेट जीत जाएगा। मान लीजिए इसको वोट मिला, अगर इसके बाद और कोई आएगा दोस्तों, इसको तीसरा नंबर देगा, इसको फिर वो दूसरा नंबर देगा, इसको पहला देगा,
इसको चौथा देगा, मान के चलिए, ठीक है। जिसको सबसे ज़्यादा वरीयता वाला वोट मिलेगा दोस्तों वही चुनाव जीत जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 1 नंबर में इसको 1-2 ठो मिला है, इसको 1 भी नहीं मिला, इसको भी 1-2 ठो मिला है, और उसके बाद देखिए इसको 1 भी 1 नहीं मिला। तो ये दोनों में सबसे पहले देखेंगे कि 2, फिर उसके जब बाद किसको सबसे ज़्यादा मिला है। तो देखिए उसके बाद 2 इसको 1 बार मिला, इसको 2 1 भी बार नहीं मिला, मतलब फिर भी कौन जीत जाएगा दोस्तों, यही जीत जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी यही जीत जाएगा। तो ये होता है दोस्तों अनुपातिक पद्धति द्वारा, सब तरह से वोटिंग काउंट करके इसको चुना जाता है, ठीक है। और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता इसको डायरेक्टली नहीं चुनती है, लेकिन जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य इसको चुनते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि ये निर्वाचन मंडल में कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि इसको क्या क्या बोला जाता है। एकल मतलब सिंगल हो गया, संक्रमणीय ट्रांसफर, अनुपातिक मतलब अनुपातिक पद्धति द्वारा मतलब वरीयता से वोट दी जाती है कि 1 नंबर में हम इसको वोट देंगे। ऐसा नहीं कि एक ही कैंडिडेट को वोट दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है इसमें दोस्तों। इसमें आपको सबको वरीयता के हिसाब से दिया जाता है वोट। उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप से इसको वोट दिया जाता है, गुप्त मतदान इसका होता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि इसको वोट देता कौन है, इसको वोट दे करके जिताता कौन है। देखिए दोस्तों इसके निर्वाचन में एक निर्वाचन मंडल का गठन होता है दोस्तों, वही निर्वाचन मंडल के सदस्य इसको वोट देते हैं। निर्वाचन मंडल में एक तरफ होता है दोस्तों संसद और एक तरफ होता है विधानमंडल। जो दोस्तों यूनियन में जो देश में होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, संसद, ठीक है। और जो हर एक राज्य में होता है उसको क्या बोलते हैं, विधानमंडल। संसद को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। और विधानमंडल को 2 भागों में बांटा गया, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, ठीक है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो इसको राष्ट्रपति को वोट कौन देता है दोस्तों, तो संसद के दोनों सदन देते हैं। संसद को 2 सदनों में बांटा गया, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो दोनों सदन के सदस्य इसको क्या देते हैं दोस्तों, चुनाव में इसको वोटिंग करते हैं। दोनों सदन के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं दोस्तों, टोटल कितने होते हैं, 545, और राज्यसभा में कितने, 245। लेकिन 545 में से यहाँ पे 543 ही मेंबर यहाँ के वोट देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो 2 मेंबर हैं, 2 इसके जो एमपी हैं दोस्तों, 2 एमपी जो लोकसभा में बैठते हैं उसको एमपी कहा जाता है, और जो विधानसभा में बैठते हैं उसको एमएलए कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 एमपी वोट देते हैं दोस्तों, ठीक है, 543, क्योंकि ये दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, 2 सांसदों को कौन निर्वाचित करता है दोस्तों, इस सबको मनोनीत करता है, ठीक है, सिर्फ निर्वाचित नहीं, मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति चुन जाने के बाद 2 को लेकर के आएगा। लेकिन निर्वाचित किसको दोस्तों, निर्वाचित जो चुनाव कितने का होता है, चुनाव होता है दोस्तों 543 मेंबर का चुनाव होता है लोकसभा, जिससे कि प्रधानमंत्री बनते हैं लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के टोटल कितने सीटों पे चुनाव होती है, 543 पर, ठीक है दोस्तों, 543 पर। लेकिन यहाँ पे टोटल मेंबर कितने हैं, 545, क्योंकि 2 को मनोनीत करती है राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दोस्तों लोकसभा के कितने मेंबर को राष्ट्रपति मनोनीत करती है, तो 2 सांसदों को। और इसको वोट कितना लोग देते हैं दोस्तों, मतलब चुनाव में भाग कितने लेते हैं, 543 मेंबर लेते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा के टोटल 245 होते हैं दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करती है, 12 मेंबर को, ठीक है, 12 मेंबर को मनोनीत करती है। मतलब 12 को राष्ट्रपति का अधिकार है कि 12 मेंबर को वहाँ पे भेज दे। राष्ट्रपति में खुद अपना मर्जी से कि जिसको चाहे उसको वो भेज सकता है, ठीक है। किसको, एंग्लो इंडियन को दोस्तों, एंग्लो इंडियन को, ठीक है। एंग्लो इंडियन किसको बोलेंगे, जिसका माता या पिता में से कोई एक ब्रिटिशर्स रहा होगा, ठीक है, उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके निर्वाचन में कितने सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों, निर्वाचन में 545 में से 12 घटा दीजिए तो 233 मेंबर, ठीक है। मतलब 233 मेंबर इसके वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और इसके 543 मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। 2 मेंबर क्यों नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 मेंबर को राष्ट्रपति ही खुद मनोनीत कर देता है उसको। तो राष्ट्रपति जिसको चुन के भेजेगा वो तो खुद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा ही नहीं, वो तो उसी को वोट देगा, इसीलिए उसको नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 12 मेंबर्स को भाग नहीं देने दिया जाता है इसके निर्वाचन में, ठीक है। लेकिन विधानमंडल के यहाँ पे जितने भी 28 राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य के जितने भी एमएलए हैं सबको दिया जाता है वोटिंग करने का अधिकार, सभी को है।
प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश। 3 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन आ गए दोस्तों? एक हो गया दिल्ली, एक हो गया पुदुचेरी, और एक हो गया दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य था दोस्तों, लेकिन अभी क्या बन गया है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए दिल्ली के पहले दोस्तों ये जो दिल्ली और पुदुचेरी है, यहाँ पे विधानसभा के मेंबर को नहीं दिया जाता था वोटिंग करने के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन 1990 में गठन किया गया दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का, क्योंकि पहले वहाँ विधानसभा नहीं हुआ करती थी, लेकिन 1990 में विधानसभा का गठन किया गया दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद से ही इसको वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए दिया जाने लगा, राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए। तो ये निर्वाचन मंडल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं दोस्तों? ये संसद आते हैं और विधानमंडल आते हैं। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन विधानमंडल के केवल विधानसभा आते हैं दोस्तों, विधान परिषद नहीं आता है। विधान परिषद के मेंबर को वोट नहीं दिया जाता है, लेकिन क्योंकि कुल देश में केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद है दोस्तों। 7 राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। कुल 7 राज्य में ही विधान परिषद है, इसलिए इसके मेंबर को वोट नहीं दिया जाता है। विधान परिषद के मेंबर्स को वोट नहीं दिया जाने देता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों, कैसे होता है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति आपको समझ में आ गया होगा। सबको वरीयता दी जाती है वोटिंग करके, और अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। और इसका निर्वाचन मंडल में कितने सदन है दोस्तों? टोटल 2, एक संसद और एक विधानमंडल। संसद में कौन कौन आ गए? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के कितने मेंबर हिस्सा लेते हैं? 543। 2 को किस लिए नहीं दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों खुद राष्ट्रपति ही वो लोग को मनोनीत करता है लोकसभा के लिए। और राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों उसके निर्वाचन में? 233 सदस्य, क्योंकि खुद 12 सदस्यों को वो खुद मनोनीत करता है राज्यसभा के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे तो 543 ही मेंबर है टोटल, किसमें? लोकसभा में। और यहाँ पे राज्यसभा में टोटल 233 मेंबर। लेकिन यहाँ पे अगर विधानसभा की बात करें दोस्तों, विधानसभा तो टोटल 28 राज्य में बहुत सारे, लगभग 4500, एक्चुअल डाटा हमको याद नहीं, लेकिन लगभग 4500 क्या है दोस्तों टोटल भारत में एमएलए हैं, ठीक है। टोटल कितना एमएलए हैं? 4500 एमएलए हैं, ठीक है। तो क्या एमएलए और एमपी का वोट बराबर होगा दोस्तों? नहीं होगा, लेकिन बराबर तो करना पड़ेगा कि एक एमपी का वोट परसेंटेज क्या रखा जाएगा, वोट वैल्यू क्या रखा जाएगा, और एमएलए का वोट कितना वैल्यू रखा जाएगा। तो उस हिसाब से तो बराबर करके तभी तो वरीयता बनेगा, तभी तो उसको वोट में मिलेगा कि हाँ इतना एमएलए बराबर एक एमपी का वोट के बराबर होगा, ठीक है। तो एक एमएलए का वोट बैंक, क्योंकि दोनों बराबर करेंगे तभी तो। कोई राज्य में ज़्यादा देखिए बहुत ज़्यादा एमएलए होते हैं और एमपी बहुत कम होते हैं, ठीक है। टोटल एमपी कितने हैं? यहाँ लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233, लेकिन एमएलए टोटल देखेंगे 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश मिला करके तो लगभग 4500 एमएलए हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या वोट वैल्यू सबका बराबर रहता है? नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। एक एमएलए का वोट वैल्यू कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना होता है, ठीक है। एक एमएलए का वोट वैल्यू, तो इसका होता है दोस्तों राज्य की जितने भी राज्य की जनसंख्या बट्टा में कुल एमएलए इनटू में 100। ये एक एमएलए का वोट वैल्यू होता है दोस्तों। वोट वैल्यू मतलब उस राज्य में जितने भी जनता है, ठीक है, उस राज्य में जितने भी जनता है, जितने भी जनसंख्या है, बट्टा में उस राज्य में कितने एमएलए है, गुणना में 1000। ये एक एमएलए का वोट वैल्यू होता है, एक एमएलए का वोट वैल्यू। और एक एमपी का वोट वैल्यू कितना होता है? एक एमपी का वोट वैल्यू कुल एमएलए का वोट, कुल एमएलए का वोट बटा कुल सांसद। कुल सांसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सांसद मिला करके आ गए हैं दोस्तों। ये होता है एक एमपी का वोट वैल्यू, ताकि वोट को क्या करा जाए, वोट को बराबर रखा जाए। तो इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके आगे का हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों, पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।